हेलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ एमएसटीसीटी 2023। इससे पहले हमने पार्ट 1 बनाया था इसी चैप्टर का, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था वर्क डन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो एमएसटीसीटी 2023 में आपको पूछे गए थे। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम उसके आगे ये क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और यहां पर देखेंगे हम एमएसटीसीटी के अंदर एमपीओएफ में और भी कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक और इंपॉर्टेंट अपडेट की हम लोगों का टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड हमारे जो नोटिफिकेशन है सब मिलते रहते हैं, तो उसको ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ साथ बच्चों आप लोग हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का 2023 का सारा पीडीएफ अपलोड करके रखा हुआ है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और उसके साथ साथ आप लोगों को मॉक टेस्ट के लिए फ्री लिंक भी अवेलेबल है। तो सब चीज आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, वहां पे आपको सब कुछ अवेलेबल फ्री में है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। और हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आज की वीडियो का, दैट इज क्वेश्चन 6। क्या पूछा है यहां पर? वाटर फ्लोज थ्रू ए हॉरिजॉन्टल पाइप एट ए स्पीड v, इंटरनल डायमीटर ऑफ पाइप इज d, इफ द वाटर इज इमर्जिंग एट ए स्पीड v1 देन डायमीटर ऑफ नोजल इज। तो आप लोगों को क्या कंडीशन दी है? पहली बात, जब इसका स्पीड जो है v है तब इसके पास डायमीटर जो है वो d है। ठीक है, ये कंडीशन हमें पहले दी है। दूसरी कंडीशन में ये हमें बोलते हैं इफ द वाटर इज इमर्जिंग एट स्पीड v1। अब दूसरे कंडीशन में स्पीड जब v1 हो गई है तब उसका डायमीटर कितना होगा ये हमें निकालना है। ठीक है, तो मैं इसको d' सपोज कर लेता हूं, जो भी। ठीक है, अब देखो, अगर आप लोगों को डायमीटर निकालना है तो कैसे निकालोगे डायमीटर? आप लोगों को पहली बात तो याद आना चाहिए यार कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसके अंदर डायमीटर और वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन फॉर्मूला आपको मिला हुआ है। तो इसके हमने वन शॉट वीडियो लेक्चर कराए थे, उसमें मैंने आपको एक इक्वेशन सिखाया था जो था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। राइट बच्चों, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब इसके अंदर क्या था तो आप लोगों को बताया था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आपको एरिया इंटू वेलोसिटी का रिलेशन दे रहा रहता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको काम आएगा। आप बोलोगे सर एरिया का क्या यूज? दिया तो डायमीटर है। यस, डायमीटर को एरिया के अंदर, एरिया को डायमीटर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं ना बच्चों, तो इसलिए मैंने ये फॉर्मूला सोचा। ठीक है, अब ये फॉर्मूला किस तरह से आया, इससे अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो, आप लोग पहले तो इसको एरिया से रेडियस की तरफ लेकर जाओ। तो रेडियस क्या होगा? पाई r1 का स्क्वायर इंटू v1 इज इक्वल टू पाई r2 का स्क्वायर इंटू v2, है ना। अब देखो, डायमीटर हमें चाहिए, हमें नहीं चाहिए रेडियस। तो मैं क्या करता हूं, इधर आप लोग ध्यान से समझो, 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूं, है ना। तो जब आप 2r को देखोगे तो 2r क्या हो जाएगा? आप लोगों का डायमीटर हो जाएगा। यस, तो मैं यहां पे d1 का स्क्वायर इंटू v1 का इक्वल टू d2 का स्क्वायर इंटू v2 ऐसे लिखता हूं। ठीक है, अगर आप 2 से नहीं भी मल्टीप्लाई करते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों, क्योंकि डायमीटर और रेडियस के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। तो आप लोग जो डायमीटर फर्क दिलाने वाला है वही तो रेडियस करने वाला है, इसलिए मैंने डायरेक्ट d1 लिख दिया r1 की जगह पर। ओके, नाउ सो अब क्या करेंगे, अभी हमें जो बोला गया है उस हिसाब से हम वैल्यूज को रख देते हैं। जब आपका डायमीटर d1 है, इनिशियली आपका डायमीटर d है, तो d का स्क्वायर, तब वेलोसिटी v है तो v लिखता हूं सिर्फ, इक्वल्स टू d2 हमें निकालना है ना बच्चों, d2 मतलब हमारा d', इसको हमें निकालना है, इंटू v2 मतलब कितना है, उन्होंने v1 रखने को बोला है। अब हमें निकालना है d2 का स्क्वायर, तो ये v1 इधर आ जाएगा, तो d स्क्वायर इंटू v अपॉन v1 हो जाएगा। राइट, अब अगर मैं इसका स्क्वेयरिंग कर दूं बच्चों तो d2 मिलेगा हमें d इंटू अंडर रूट ऑफ v अपॉन v1, है ना। d इज इक्वल टू d इंटू अंडर रूट ऑफ v अपॉन v1। कहां पे है? ये देखो, ऑप्शन सी है। राइट, तो ऑब्वियसली एकदम आसान क्वेश्चन था। आप लोगों को सिर्फ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ध्यान में रहता तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करना एकदम आसान, एकदम इजी। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को 2023 मतलब इस साल और उसके पहले 2020 में सिमिलर क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया था, कोई भी नंबर चेंज नहीं किया था, डायरेक्ट सिमिलर क्वेश्चन। ठीक है, मैं वैसे भी अपनी वीडियोस के अंदर बोलता रहता हूं कि आप पिछले 3 साल के प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन करके जाओ, आपको फिजिक्स का पेपर बहुत आसान जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अगला क्वेश्चन जो है वो आपको फिर से एमएसटीसीटी 2023 में पूछा गया है एंड सेम वही क्वेश्चन आप लोगों को बच्चों आप देख रहे होंगे नीट के अंदर फिर पूछा गया है। तो ये नीट का क्वेश्चन ही एमएसटीसीटी में फिर से रिपीट हो गया और मैंने पहले भी बहुत बार बताया है कि नीट के क्वेश्चन एज इट इज सेम टू सेम आपको सीईटी के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो आओ, तो कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को? बहुत ही आसान है, ध्यान से मेरे साथ बने रहे क्वेश्चन के साथ। देखो, वाटर राइजेस इन ए कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस r अप टू ए हाइट h। अब कैपिलरी ट्यूब का कंसेप्ट आया, मैं यहां पे आपके लिए पहले लिख देता हूं कि ये कैपिलरी ट्यूब का कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर आप लोगों को 2 चीजों के बारे में अभी तक बात की, एक रेडियस r है और हाइट h है।
द मास ऑफ द वाटर इन कैपिलरी इज m, और जब r हाइट है, r रेडियस है, h हाइट है, तो मास m दिया गया है। ये हो गया पहला। फिर द मास ऑफ वाटर दैट विल राइज इन ए कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस r/3, अगर आपने रेडियस को r/3 कर दिया तो मास कितने से राइज करेगा, तो मास को निकालना है हमें दूसरे वाले के। इसमें आपको लोगों को यह समझ में आ रहा है बच्चों, जब मास m है तब रेडियस r है, तो मास जब मास कितना होगा अगर रेडियस r/3 हो जाएगा तो आप लोगों को समझ में आएगा। डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि अगर मास m था तो रेडियस r हुआ, तो बाद में मास जब r/3 हो गया तो मास क्या हो जाएगा, m/3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपको बी दिख रहा है। पर आप ऐसे डायरेक्टली ऑप्शन पे कंक्लूड नहीं कर सकते, थोड़ा सा हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे कि क्यों यही आंसर सही है। ठीक है, बाकी करेक्ट आंसर आपका बी है। ठीक है, लेकिन देखते हैं कैसे, थोड़ा थ्योरेटिकल मेथड से देखते हैं हम। राइट, तो देखो अभी पहली बात तो आप लोगों को यह समझना चाहिए बच्चों कि मास और आर के बीच में रिलेशन क्या होगा, है ना। तो उसको निकालने के लिए है ना, यहां हम यूज करेंगे कि हमें मास की बात की है और मास और उसके साथ साथ आपकी हाइट की बात की है, तो मास हाइट ऐसा कुछ का कौन सा फॉर्मूला है, तो आपको याद आएगा कि डेंसिटी के बीच में मास अपॉन वॉल्यूम हम लिख सकते हैं। देयरफॉर मास इज नथिंग बट डेंसिटी इनटू वॉल्यूम हो जाएगा, और वॉल्यूम की जगह पर हाइट भी आ सकता है ना। तो इसलिए मैं ये फॉर्मूला सोचकर यहां पे मास को थोड़ा सा चेंज करता हूं। मास कैसा करता हूं, डेंसिटी इंटू, अब ये आप लोगों का क्या है, कैपिलरी ट्यूब है। तो बच्चों मुझे बताओ, कैपिलरी ट्यूब मतलब एक सिलेंडर जैसा होगा। सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h, है ना। ये ऐसा इसलिए सोचा क्योंकि आप लोगों को एक कैपिलरी ट्यूब दी गई थी, और कैपिलरी ट्यूब जो होती है वो एक सिलेंडर टाइप में रहती है, इसलिए मैंने ये वाला आपका वॉल्यूम सोचा, समझा, कंसिडर किया। ओके ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। तो मास के बीच में आप लोग देख रहे होंगे कि डायरेक्टली रिलेशन है r² इंटू एच, और अगर आप कैपिलरी ट्यूब में जा रहे हो बच्चों तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि कैपिलरी ट्यूब में हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, 2t cos थीटा अपॉन ρgr होता है ना बच्चों। यस, तो r² से एक r कैंसिल हो जाएगा, ये सबका सब कांस्टेंट है क्योंकि हमें कोई भी क्वांटिटी के बारे में बात नहीं किया है, सिर्फ मास और रेडियस के बीच में रिलेशन देखना था। तो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, राइट, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। देयरफॉर अगर आप इससे देखोगे तो मास को रिलेशन आपका r से डायरेक्टली मिल गया, मतलब कि आपको समझ में आ रहा होगा कि जब मास m था तब रेडियस r है, तो मास जब m' जब रेडियस जब r/3 हुआ तो मास क्या हो जाएगा, m/3 हो जाएगा, है ना। ये डायरेक्ट रिलेशन आप जोड़ सकते हो, जिससे आपका आंसर करेक्ट क्या आएगा, बी आएगा। अब मैं इसको आपको एक हिंट देता हूं, अगर आप लोगों का ये रेडियस जो r/4 हो गया, सपोज करो ये रेडियस r/4 हो गया तो मास m/4 हो जाएगा, रेडियस 2r हो गया तो मास भी 2m हो जाएगा। तो आप लोगों को सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर कैपिलरी ट्यूब की बात कर रहे हैं और मास उन्होंने पिक्चर में लेकर आए हैं, तो आप लोगों को डायरेक्ट आपका मास और रेडियस के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है, तो आप लोग क्या करोगे, जो भी मास करता जाएगा उस अकॉर्डिंग आपको रेडियस को बदलना है, या जो भी रेडियस करता जाएगा उस अकॉर्डिंग मास को बदलना है। ठीक है, इतनी सी बात है, एकदम आसान क्वेश्चन है, नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप लोगों को डायरेक्ट ये क्वेश्चन का हिंट मैंने दिया कि आपको फटाक से ये सोचना है और प्रॉब्लम डी एंड कर देना है। चलिए समझ में आ गया होगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द रेडियस ऑफ टू सोप बबल्स आर r1 एंड r2 इन आइसोथर्मल कंडीशन, दे कंबाइन विथ ईच अदर टू फॉर्म ए सिंगल ड्रॉप, ठीक है, या सिंगल बबल, द रिजल्टेंट रेडियस ऑफ बबल इज। तो आप लोगों को यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन जो देखनी चाहिए वो है आइसोथर्मल कंडीशन। ठीक है, अब ये कंडीशन का क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को सॉल्व करने के लिए ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि P1V1 इक्वल टू P2V2, है ना, सॉरी P1V1 प्लस P2V2 इक्वल टू P इंटू V। ये होता है अगर आपका आइसोथर्मल कंडीशन दिया है तो। इफ यू डोंट नो दिस कंडीशन, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना मुश्किल है। कैसे, देखो, अगर आपको ये मालूम पड़ गया बच्चों तो आप लोगों को रिजल्टेंट रेडियस बताना है, राइट। अब आप लोग प्रेशर का फॉर्मूला जानते हो, अगर सोप बबल के अंदर एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला आपको पता है, ये क्या होता है, 4T अपॉन R, है ना, R1। और आप लोगों को वॉल्यूम पता है कि अगर आपका वॉल्यूम जो होता है वो सोप बबल के अंदर कितना रहता है, 4/3 πr³, है ना, 1 लिखा है इसलिए 4/3 πr1 का क्यूब। वैसे ही सेम 4T R2 इंटू 4/3 πr2 का क्यूब विल बी इक्वल्स टू, ये पीवी है, और ये पीवी मतलब क्या है बच्चों, आपका 40 अपॉन R इंटू 4/3 πr³। अब ये कैपिटल आर रखता हूं ना बच्चों, क्योंकि ये मेरा जो पीवी जो है इसको मैं कैपिटल आर कंसिडर करता हूं, बिकॉज उन्होंने, है ना, दो रेडियस को R1 R2 कंसिडर करने को बोला है, और रिजल्टेंट रेडियस जो है उन्होंने यहां ऑप्शंस में कैपिटल आर रखा है, इसलिए मैं भी अपना रिजल्टेंट जो है वो कैपिटल आर में रख रहा हूं, राइट। चलिए, अब R1 से एक R1 कैंसिल,
बाकी सब कांस्टेंट है, तो यहां आपको मिलेगा R1 का स्क्वायर प्लस इधर आपको मिलेगा R2 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ये सब कैंसिल होकर सिर्फ R स्क्वायर मिलेगा। तो R स्क्वायर विल बी इक्वल टू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। अब ऐसा ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर आपने R का स्क्वायरिंग कर दिया तो आपका यहां क्या मिल जाएगा, अंडर रूट के अंदर R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू R, विच इज योर ऑप्शन सी। बहुत ही आसान सिंपल क्वेश्चन, अगर आइसोथर्मल कंडीशन पता है तो ये प्रॉब्लम 2 से 3 स्टेप के अंदर सॉल्व हो जाता है, बस एनफ, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपको 2023 मतलब इस साल पूछा हुआ है, और ऐसा सिमिलर था, यही नहीं था, सिमिलर 2021 में क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए फिर से मैं बता रहा हूं आपको, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मतलब 3 क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से या प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। राइट, आओ फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है बच्चों, देखो, ए स्पेरिकल मेटल बॉल ऑफ रेडियस r falls from a viscous liquid with velocity v। ठीक है, तो आप लोगों को यहां पहली कंडीशन में समझ में आया कि रेडियस जब r है तब वेलोसिटी v है। ठीक है, अनदर मेटल बॉल ऑफ सेम मटेरियल बट ऑफ रेडियस r/3। अब अगेन एक मटेरियल है जो कि सब सेम है, लेकिन उसका रेडियस क्या है, जो भी था उसका r/3 मतलब 1/3 हो चुका है। तो उस सेम लिक्विड के अंदर गिरने के बाद भी वेलोसिटी टर्मिनल कितनी होगी, मतलब जो ये वेलोसिटी जब शुरुआत में रेडियस r था तब v थी, अब कितनी वेलोसिटी होगी ये आपको निकालना है, ये आपको पूछा है। तो देखिए बच्चों, अगेन आपका कॉन्सेप्ट ये जो है, इसमें आप लोगों को अगर r के बीच में और v के बीच में क्या रिलेशन है ये पता है तो आप फटाक से प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे। जो कि अगर आपको समझ में आ रहा है टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला है, तो वी नो दैट टर्मिनल वेलोसिटी इज 2/9 r² रो माइनस सिग्मा g अपॉन ईटा, ये होता है आपका फॉर्मूला, है ना। और इस फॉर्मूले से आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होती है, r² से। सो इन द सेम कंडीशन इफ आई टेक v1 by v2 का रेशियो, इट विल बी r1 by r2 का होल स्क्वायर। वेरी सिंपल, है ना बच्चों। अच्छा, तो आप लोगों को क्या बोला गया है कि शुरुआत में रेडियस r है, बाद में r/3 है, तो बच्चों v1 by v2 इज इक्वल टू r अपॉन r/3 का होल स्क्वायर। r/3 बच्चों नीचे लिखने की जगह पर मैं ऊपर लिख देता हूं, क्योंकि डिनोमिनेटर का टर्म कहा जाता है न्यूमरेटर में। ठीक है, तो r से r कैंसिल और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो 9 आ गया बच्चों। मतलब v1 क्या मिला आपको, v1 by v2 आपको मिला 9। अब मुझे बोलो बच्चों, अगर आपको v2 निकालना है तो v2 कितना आएगा, v1 अपॉन 9, और v1 मतलब क्या था आपका v था, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, v/9, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट हो रहा है। ठीक है, अगर आपको इतना भी नहीं सोचना था, तो आपको अगर इतना मालूम रहता कि वेलोसिटी और रेडियस के बीच में जो रिलेशन होता है वो आपका स्क्वायर का होता है, ठीक है, तो आप फटाक से सोचते कि अगर यहाँ पे 3 का कुछ तो है, 3 का है ना, r/3 है, तो r/3 मतलब नीचे 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो गया, तो कौन सा ऑप्शन है जिसमें 9 है आपके पास, दैट इज ओनली ऑप्शन डी है, बाकी किसी में नहीं है। तो आप ऐसे भी फटाक से आंसर को सोच सकते थे और अपने क्वेश्चंस को 10 से 15 सेकंड के अंदर भी सॉल्व कर सकते थे। राइट बच्चों, चलो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, और शायद आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं, अगर ये कंसेप्ट समझ गया है ना तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते थे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन 10 है आपका, जो कि MST CET 2023 में आपको पूछा है। क्वेश्चन क्या है, इफ वर्क डन इन ब्लोइंग ए सोप बबल ऑफ वॉल्यूम V इज W। देखो जब आपका वर्क डन जो है वो W है, तब आपका वॉल्यूम V है। ठीक है, पहला केस। तो वर्क डन अगर आप लोगों का क्या होगा, वर्क डन क्या होगा, मतलब मैं इसको W2 बोलता हूं, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, जब आपका वॉल्यूम 2V हो जाए। ठीक है, चलिए तो आपको अभी एक्चुअली वर्क डन 2V हो जाएगा तो क्या मिलेगा वो निकालना है। देखो बच्चों, पहली बात तो आप लोग वर्क डन का फॉर्मूला अगर देखो तो वर्क डन के अंदर वॉल्यूम तो कुछ रहता नहीं है आपका। एक्चुअली वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहां पे लिखता हूं W इज इक्वल टू T इंटू डी ए, और अगर वो सोप बबल है तो 2 इंटू डी ए, तो T इंटू यहाँ पे आप लिखोगे 4 पाई R का स्क्वायर, है ना, इंटू 2। वेयर आपको समझ में आ रहा है कि वर्क डन सिर्फ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस के स्क्वायर से होगा, तो यहाँ आपको सिर्फ रेडियस के बारे में ही पता है। दैट मीन्स अगर आप दो वर्क डन के रेशियो लोगे W2 अपॉन W1, दैट विल बी R2 बाई R1 का होल स्क्वायर। इतनी सी बात है बच्चों। तो अगर मुझे इतना सब समझ में आ गया है, दैट मीन्स मुझे कैसे भी करके R1 R2 के रिलेशन में वॉल्यूम को कहीं लाना पड़ेगा। देखो बात ध्यान से समझना, वर्क डन आप लोगों का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे है, R के स्क्वायर से है ना। तो अगर ये प्रोपोर्शनल है तो मुझे वर्क डन के लिए वॉल्यूम का क्या रिलेशन होगा, है ना, वर्क डन के लिए वॉल्यूम का क्या रिलेशन होगा ये निकालना पड़ेगा। चलो देखते हैं, एक बात समझते हैं थोड़ा सा। यहां आप लोगों को वॉल्यूम का फॉर्मूला अगर आप एक सोप बबल को कंसीडर करें तो ये वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब होता है ना। ठीक है, अच्छी बात है। तो देयरफॉर अगर मैं वॉल्यूम का रेशियो लूं V2 बाई V1, तो ये मिलेगा R2 बाई R1 का क्यूब, है ना, राइट ना बच्चों। ठीक है,
अब मुझे आप बताइए कि अगर आप लोगों को यहां पे रिलेशन दिया गया है तो V2 सेकेंड टाइम पे वॉल्यूम कितना हुआ है 2V हुआ है ना 2V हुआ है, और फर्स्ट टाइम पे वॉल्यूम आपका कितना है V है, चलो कोई तकलीफ नहीं, तो R2 बाई R1 का क्यूब ऐसा मिलेगा आपको, है ना। चलिए अब मुझे बोलिए V से V कैंसिल हो गया तो क्यूब जो है वो 2 का क्यूब हो जाएगा, तो 2 का क्यूब नहीं होगा, क्यूब तो इसका है ना, इधर अगर आप हटाओगे तो टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ द साइड, तो 2 का क्या हो जाएगा 1/3 मिल जाएगा आपको R2 बाई R1। इससे आपको एक इंपॉर्टेंट रिलेशन मिल गया बच्चों कि R2 बाई R1 का रेशियो 2:1/3 होता है, राइट। तो मैं यहां पे क्या R2 बाई R1 की जगह पर ये लिख सकता हूं, यस लिख सकता हूं। तो मेरी बात ऐसी हो जाएगी कि W2 अपॉन W1 विल बी इक्वल्स टू R2 का मतलब R2 बाय R1 का मतलब 2 की पावर 1/3 है ना, और उसका क्या है स्क्वायर है, तो 2 1 का क्या हो जाएगा 2, तो एक्चुअली आपका रिलेशन क्या मिला 2 की पावर 2/3 है ना। तो अब मुझे बोलिए बच्चों अगर 2 की पावर 2/3 है तो 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 4, तो 4 टू दी पावर 1/3 होगा, है ना। और आपको W2 निकालना है ना, और सबसे पहला वाला वर्क डन जो है वो W है, ठीक है। तो ये W को मैं कहां लेके आता हूं इधर, तो देयरफॉर मुझे W2 क्या मिल जाएगा 4 टू दी पावर 1/3 इंटू W, दैट मीन्स ये मेरा वर्क डन हो गया, एंड द करेक्ट आंसर इज 4 की पावर 1/3, ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे एमपीओएफ के जितने भी 10 क्वेश्चन थे एमएसटी सीईटी के लिए जो पूछे गए थे 2023 के अंदर, वो सारे आप लोगों को करा दिए हैं। इन सब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छी तरह से करो, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। हम बढ़ते हैं अपने अगले वीडियो की तरफ। इस वीडियो के अंदर जितना भी आप लोगों को जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।